Hello students. Today we will start with the second topic of chemical control and coordination in plants, that is various types of PGR and their functions in plants. First of all, we will classify the plant growth regulators on the basis of their different types of function. There are two basic types. यहाँ पे दो बेसिक टाइप हैं. फर्स्ट वन आर plant growth promoters and second one are plant growth inhibitors according to their functions. तो plant growth promoters किन्हें कहते हैं? which play role in growth promoting activities. कौन कौन सी activities हैं? cell division है, cell enlargement है, then pattern formation that is in leaves etc. Next is tropic movements, flowering, fruiting and seed formation. तो ये तो हैं प्लांट की ग्रोथ एक्टिविटीज. तो जिनमें रोल प्ले करते हैं दैट आर नोन एज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स. कौन कौन से हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स हैं एंड साइटोकाइनेंस हैं. ठीक है. अब आ जाते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर. इनहिबिट का मीनिंग ये नहीं है कि वो रिक्वायर्ड नहीं है प्लांट्स के लिए. ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन और रिस्पॉन्स टू वोंड्स जो है इनकी रिक्वायरमेंट होती है. रिस्पॉन्स टू वोंड्स एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. तो लाइक डोरमेंसी एंड एब्सिशन. व्हाट इज डोरमेंसी? डोरमेंसी इज basically inactive period of seeds in at the time when they do not germinate. उस टाइम पे वो जर्मिनेट नहीं करते हैं. और एब्सिशन क्या होता है? एब्सिशन फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड fruits due to a dead layer which get developed on the stalk of their the leaves and the fruits both. Now what is the example of growth inhibitor? That is abscisic acid. short form है इसकी ABA. that is abscisic acid, the only growth inhibitor. Now let's move to the first growth promoter, that is auxin. auxin से हम start करते हैं. auxin that is Greek word auxin से इसका origin हुआ है, that is to grow, means to grow. Now discovery, सबसे पहले इसकी discovery जो है वो किसने की थी? डिस्कवरी जो है सबसे पहले इसकी की थी चार्ल्स डार्विन और उसके जो उसका सन था फ्रांसिस जो डार्विन. उन दोनों ने वो क्या कर रहे थे, उनके जो गार्डन में एक ग्रास थी दैट इज कैनरी ग्रास. कैनरी ग्रास के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. तो उन्होंने क्या देखा कि जब कैनरी ग्रास जब का जो कॉलियोप्टाइल होता है, कॉलियोप्टाइल किसे कहते हैं? सीड से जो ओरिजिन होता है एपेक्स का, अपर पार्ट ऑफ शूट. ठीक है. तो उसको बोलते हैं कोलियोपोटाइल. तो उसको जब इल्यूमिनेट कर रहे थे, ये एक साइड से लाइट उसके ऊपर डाल रहे थे, यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट. तो उन्होंने देखा कि कोलियोपोटाइल जो है was the site of transmittable influence that caused the bending of entire कोलियोपोटाइल. जो पूरा का पूरा कोलियोपोटाइल जो है वो मूव कर रहा था या मूव जो है ग्रोथ शो कर रहा था टुवर्ड द सनलाइट. किस वजह से? कि वहाँ से कुछ इन्फ्लुएंस जो है जो कि ट्रांसमिट हो रहा था पूरे के पूरे कोलियोप्टाइल में. अब वो क्या ट्रांसमिट हो रहा था ये उनको नहीं पता था. उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे दैट इज FW वेंट. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो आइसोलेट कर लिया था ऑक्सिन को फ्रॉम द टिप ऑफ ओट सीडलिंग. ओट की सीडलिंग से इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था. एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर डिस्कवरी की थी दैट इज बॉयसन एंड जेनसन. इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने ओट के ऊपर. ध्यान रखना है इनके नाम काफ़ी बार आता है MCQ में कि बॉयसन जेनसन ने किस प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, दैट इज एविना स्टाइवा के ऊपर किया था, ओट प्लांट. उन्होंने क्या किया, ओट प्लांट का जो कोलियोप्टाइल की टिप थी उसको पहले रिमूव किया. तो उसने कोई भी ग्रोथ पैटर्न शो नहीं किया.
उसको दोबारा से रिप्लेस कर दिया स्टंप के ऊपर, फिर वो फिर से बेंडिंग पैटर्न शो करने लगी। फिर उन्होंने जेलेटिन प्लेस किया स्टंप और टिप, यहाँ पे टिप आएगा स्टंप और टिप के बीच में, तो वो शो करने लगी फिर से बेंडिंग। और फिर जब उन्होंने माइका इंसर्ट किया बीच में से सॉरी, तो उसने देखा कि वो शो नहीं कर पा रहा था ग्रोथ। तो इनसे उनको पता चला कि कोई ना कोई ऐसा जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो इस पैटर्न को शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये पैटर्न शो हो रहा है। और सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था ह्यूमन यूरिन में से। अब बात आ जाती है ह्यूमन में ये कहाँ से आ गया, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें जो हॉर्मोन्स है वो डिफरेंट है, प्लांट्स में डिफरेंट, तो ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि बेटा हमारी जो डाइट होती है वो प्लांट डाइट होती है, तो उसमें जो भी इनके हॉर्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी में यूज्ड अप नहीं होते हैं, तो एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट उनको यूरिन में से रिमूव कर दिया जाता है। तो इसलिए ये ह्यूमन यूरिन में से सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। अब बात आ जाती है टाइप्स की और प्रोडक्शन साइट की। प्रोडक्शन कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे भी ग्रोइंग एपाइसिस हैं, लाइक रूट टिप एंड शूट टिप, जहाँ पे भी टिप से कहीं से एपेक्स से जहाँ से भी कुछ ग्रोथ हो रही है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। अब टाइप्स की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स, नेचुरल ऑक्सिन्स एंड सिंथेटिक ऑक्सिन्स। जो नेचुरल ऑक्सिन्स हैं जो हमें प्लांट्स में से नेचुरली जो है अब हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, दैट आर IAA इंडोल एसिटिक एसिड एंड IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल बिट्रिक एसिड ये दोनों के दोनों नेचुरल ऑक्सिन्स हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन्स कौन से हैं? NAA and 2,4-D. NAA naphthalene acetic acid and 2,4-D 2,4-dichlorophenoxy acetic acid। तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब हम इनके फिजियोलॉजिकल जो है इफ़ेक्ट्स देखेंगे किस तरह के हैं। तो सबसे पहले हम सबसे मेन फिनोमेना देख लेते हैं ऑक्सिन का, दैट इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस किसे कहते हैं? ये एक प्लांट है जिसकी ये टिप है जहाँ पे जो है ये टिप ऑक्सिन रिलीज करती रहती है और ऊपर की तरफ ग्रोथ करती रहती है, जिसकी वजह से जो ये लेटरल बर्ड्स हैं ये इतनी ग्रोथ नहीं कर पाती हैं जितनी ये मेन जो है एपेक्स करता है, जिसकी वजह से लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ कम रहती है। अगर हम इस टिप को रिमूव कर देते हैं तो लेटरल ब्रांचेस बहुत ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बुशियर अपीयरेंस हो जाती है उस प्लांट की। तो ये एक मेन फिनोमिना है। इसके अलावा एक फिनोमिना आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड द सनलाइट, जिसको हम फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। तो अब आ जाते हैं फंक्शंस पे, फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑक्सिन्स का एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर जो है उन प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो क्या क्या फंक्शन है? दे इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। जितनी भी स्टेम कटिंग है उनमें ये रूटिंग को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से जो कि हम माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं या प्लांट कटिंग करते हैं, प्लांट प्रोपेगेशन करते हैं, उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, प्रमोट फ्लावरिंग। फ्लावरिंग लाइक पाइनएप्पल्स वगैरह में फ्लावरिंग को, तभी तो हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ जो है इसका बता रखा है। नेक्स्ट, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। जब फ्रूट और लीफ अर्ली स्टेजेस में होते हैं तो उनकी ड्रॉपिंग को कंट्रोल करता है, बट रिवर्स इन मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के टाइम पे ये रिवर्स करेगा। क्यों रिवर्स करेगा? क्योंकि उस टाइम पे फ्रूट राइपनिंग हो चुकी होती है और लीव जो है ओल्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये उसको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट वन इज एपिकल डोमिनेंस, जो अभी आपको बताया, इसकी वजह से टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी इज फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, तो उसको भी ऑक्सिन्स प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज यूज एज हर्बिसाइड। हर्ब्स को किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है और मोस्टली टू किल डाइकॉट वीड्स। तो ये तो थे फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन्स। नाउ लेट्स मूव टू द एक फंक्शन हमारा और रह गया, दैट इज जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और जाइलम की डिफरेंशिएशन को भी ये
प्रमोट करता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हार्मोन दैट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर दैट इज जिब्रेलिन्स। इसकी डिस्कवरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। कुरोसावा एक जापानीज जो बॉटनिस्ट थे, जापानीज साइंटिस्ट थे, वो राइस सीडलिंग के ऊपर एक डिजीज को के ऊपर रिसर्च कर रहे थे जिसको कहते हैं बिकेन डिजीज। व्हाट इज बिकेन डिजीज? बिकेन डिजीज दैट इज फूलिश सीडलिंग डिजीज मीन वो देख रहे थे कि राइस जो सीडलिंग है उनमें से मैक्सिमम तो नॉर्मल ग्रोथ शो करती थी और कुछ ऐसी थी तो बहुत ही ज़्यादा इलोंगेट कर जाती थी। तो उसका रीज़न जब उन्होंने देखा तो वो डिजीज़ एक फंगल पैथोजन की वजह से हो रही थी। तो वो फंगल पैथोजन थी जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इसका नाम याद रखना है, बहुत बार एमसीक्यू में आता है कि कौन कोज करता है, दैट इज जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो बाद में उसने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए इसका एक्सट्रैक्ट निकाला, इस फंगस का एक्सट्रैक्ट लिया और उसमें बाकी सीडलिंग्स को उसमें डाल दिया। तो उसने देखा कि उनमें भी वही सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट हो गए। तो इसका नाम उन्होंने दिया था बिकेन डिजीज दैट इज फूलिश सीडलिंग। तो एक्सट्रैक्शन के बाद हमें पता चला ये इसको हमने नाम उसी फंगस के नाम से इनका नाम दे दिया गया दैट इज जिब्रेलिक एसिड, उसको नाम दिया गया। इस इमेज में आप देख सकते हैं, एक इमेज मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस इमेज में आप देख रहे हैं ये राइस के जो प्लांट्स हैं, इसमें आप देखें बाकियों की नॉर्मल हाइट है, ये एक येलोइश कलर का दिख रहा है। ये कितनी ज़्यादा लंबी हाइट हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि इसमें फंगल इन्फेक्शन हो रखा है जिब्रेला फ्यूजिकोराई का, जिसकी वजह से वो जिब्रेलिक एसिड सिक्रीट कर रही है और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन इसमें सीड प्रोडक्शन नहीं हो पाता है ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ। तो ये यहाँ से सबसे पहले जो है इसकी एक्सट्रैक्शन की गई थी। अब बात आ जाती है कितनी तरह के जिब्रेलिक एसिड आज तक हमें मिल चुके हैं। मोर देन 100 जिब्रेलिन्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम वेरियस फंजाई एंड हायर प्लांट्स। अब हमें हायर प्लांट से भी बहुत सारे नेचुरली मिले हैं, तो उनको नेमिंग GA1 GA2 GA3 एंड सो ऑन इस तरह से उनकी नेमिंग की गई है। तो सबसे फर्स्ट जो डिस्कवर्ड था दैट वाज GA3 और इसी को इंटेंसिवली स्टडीड भी किया गया था। अब एक इनकी केमिकल नेचर आपने याद रखनी है, ऑल जी जिब्रेलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट मूव टू द फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिक एसिड। तो मेन तो हमें पता चल गया लेंथ ऑफ एक्सिस इंक्रीज करता है ये, जिसकी वजह से ग्रेप के केस में इनके स्टॉक काफ़ी लंबे हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदा रहता है उनको मेंटेन करने में। नेक्स्ट इम्प्रूव शेप एंड इलोंगेशन इन फ्रूट्स, उनकी शेप को उनकी इलोंगेशन को इम्प्रूव करके रखता है, इलोंगेट करता है, शेप को इम्प्रूव कर देता है। डिले सेनीसेंस, सेनीसेंस एजिंग को डिले करता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टेम के ऊपर रहते हैं। स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग मीन जो ब्रीवरी इंडस्ट्री होती है, अल्कोहल इंडस्ट्री, उसमें जो माल्टिंग माल्ट शुगर की फॉर्मेशन होती है, तो उस प्रोसेस में ये उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम हमें पता है। अब ये सबसे ज़्यादा यूज़ हमें कहाँ पे आ रहा है, शुगर केन में। शुगर केन में हमें पता है कि उसके स्टेम में ग्लूकोज जो है उसको काफ़ी ज़्यादा उस ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है, तो जितना लंबा स्टेम होगा उतना ही कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट और उतनी ही ज़्यादा यील्ड हो जाती है शुगर केन की। नाउ नेक्स्ट अर्ली सीड प्रोडक्शन, कॉनिफर्स जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें सीड प्रोडक्शन जल्दी ही हो जाता है अगर उनको जिब्रेलिक एसिड सप्लाई किए जाएं। लास्ट वन इज बोल्टिंग इन बीट कैबेज हैविंग रोजेटी हैबिट। हमें पता है बीट और कैबेज में जो लीव्स होते हैं उनमें रोजेटी हैबिट होती है, मीन एक ही जगह से बहुत सारे लीव्स निकलते हैं, तो उनके मैच्योरेशन से पहले उनमें बोल्टिंग को प्रमोट कर देता है, इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा देता है जिब्रेलिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट ग्रोथ प्रमोटर इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाम से पता चल रहा है, साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऐसा हार्मोन जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को इनिशिएट करे। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। दो साइंटिस्ट थे, एक थे एफ स्कूग और दूसरे साइंटिस्ट थे उसके साथ में मिलर। दो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने रिसर्च कर रहे थे, वो माइक्रो प्रोपेगेशन कर रहे थे किसके ऊपर, टोबैको स्टेम के ऊपर। उसमें से माइक्रो प्रोपेगेशन मीन उसके एक टिश्यू को लेके उसको ग्रोथ करवाना,
आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम्स प्रोवाइड करवा के फिर उससे प्लांट्स की फॉर्मेशन करना। तो उसमें जब वो बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रो कर जाती हैं तो उससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं कैलस। कैलस तो बन गया लेकिन इससे आगे की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उन्होंने यूज़ किए लेकिन फेल हो गए। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस थी जिनकी वजह से ग्रोथ दोबारा से शो होनी स्टार्ट हो गई। तो वो क्या-क्या थे? एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम का एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड कोकोनट मिल्क और डिग्रेडेड डीएनए। इन तीनों को या इकट्ठे नहीं मतलब क्या मीन एक अलग-अलग से अगर इनको डाला जाए या तो ये डाला जाएगा या ये डाला जाएगा, तीनों को अलग से, इकट्ठा नहीं डालना है, तीनों को अलग से। तो इनको डालने से क्या हुआ कि वो जो कैलस था वो ग्रोथ शो करने लग गया। तो अब आ जाता है स्कूग और मिलर ने फाइनली क्या किया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया और इस कंपाउंड को उन्होंने क्रिस्टलाइज भी किया। तो दैट इज दिस सब्सटेंस इज प्रमोटिंग डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोकाइनेसिस। उस टाइम पे तो इसका नाम रखा गया काइनेटिन और बाद में इसी तरह के बहुत सारे सब्सटेंसेस जब मिले तो उनको बोला गया साइटोकाइनेंस। तो काइनेटिन से स्टार्ट करते हैं। काइनेटिन, व्हाट इज काइनेटिन? कई बार ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज काइनेटिन? इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडनिन। अब एडनिन हम सभी ने कहाँ किया था? अगर आपको याद हो, जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था तो वहाँ पे हमने देखा था नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो एडेनिन इज ए नाइट्रोजनस बेस एंड इट्स मॉडिफाइड फॉर्म इज काइनेटिन। तो ये एक्चुअल में एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया गया था काइनेटिन? ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए। हैरिंग एक ऑर्गेनिज्म है, उसका जो स्पर्म है उसके जो डीएनए में से जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, हैरिंग स्पर्म डीएनए। काइनेटिन जो है नेचुरली प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। तो उसके बाद एक और सब्सटेंस इसी तरह की हमें एक्सट्रैक्ट की गई थी, दैट इज और जिसकी एक्टिविटीज साइटोकाइनिन लाइक थी और उसको आइसोलेट कहाँ से किया गया था? फ्रॉम कॉर्न कैर्नल एंड कोकोनट मिल्क से जियोटिन को एक्सट्रैक्ट किया गया। अब अब तो हमें बहुत सारे साइटोकाइनिन्स जो है हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। जो नेचुरल साइटोकाइनिन्स हैं, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज एमसीक्यू क्वेश्चन और 1 और 2 मार्क क्वेश्चन। साइटोकाइनिन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो जहाँ पे रैपिड सेल डिवीज़न होती है वहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें पता है ये क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म की डिवीज़न को प्रमोट करते हैं। तो ये कहाँ पे? रूट एपिसेस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स और यंग फ्रूट्स, जहाँ पे ज़्यादा सेल डिवीज़न हो रही है वहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब बात आ जाती है फंक्शंस की। तो नए लीव्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एडवेंटिशियस शूट्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, दीज आर द फंक्शंस। बेसिकली द मेन फंक्शन इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नाउ द नेक्स्ट and the single gaseous PGR, that is इथाइलिन। सिर्फ एक गैसियस पीजीआर है ये जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। तो इसका जो फंक्शन होता है ये बेसिकली क्लियरली ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी नहीं है और ना ही ये इनहिबिटर है, दोनों तरह के फंक्शन ये परफॉर्म करता है। फॉर्मेशन कहाँ पे होती है इसकी? इन टिश्यूज में जहाँ पे सेनिसेंस हो रहा हो या फ्रूट राइपनिंग हो रही हो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है। इट इज़ नाइदर अ ग्रोथ प्रमोटर नॉर ग्रोथ इनहिबिटर कंप्लीटली बट परफॉर्म बोथ फंक्शन रिक्वायर्ड टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वेरियस प्रोसेसेस इन प्लांट्स। तो इसको हम एज ए डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, एक कंपाउंड की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है जिससे इथाइलिन रिलीज होती है। दैट कंपाउंड दैट इज एथिफोन, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एथिफोन इज द सोर्स ऑफ इथाइलिन गैस। An aqueous solution readily absorbed and transported within plant body and releases ethylene slowly, बहुत ही slowly जो है ये रिलीज होती रहती है और इसके इफेक्ट्स को शो करती है। Now what are the functions of ethylene? There are many functions of ethylene. First one is horizontal growth of seedling.
सेकंड वन इज एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। डाइकॉट्स की जो सीडलिंग होती है उसमें इस तरह से हुक बन जाती है, जब भी वो ग्रो करेगा तो हुक की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट, सेनिसेंस एंड एब्सिशन इन लीव्स एंड फ्लावर्स। सेनिसेंस जो है और एब्सिशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, फ्रूट राइपनिंग, ये सबसे काफ़ी मेन है जिसके लिए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड इट एनहांसेस रेस्पिरेशन रेट ऑन राइपनिंग। हमें पता है जो राइपनिंग फ्रूट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा होता है, इसलिए अगर आप उनको काटें तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा उनका जो सरफेस एरिया है वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, रेस्पिरेशन फास्ट हो जाती है। तो इथाइलिन की वजह से भी रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक, उसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ डोरमेंसी। व्हाट इज डोरमेंसी? डोरमेंसी इज बेसिकली इनएक्टिव पीरियड ऑफ सीड व्हेन दे डू नॉट जर्मिनेट। तो ये ब्रेक डाउन करता है ताकि वो जर्मिनेट कर पाएं। जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ट्यूबर्स, इंटरनोड इलोंगेशन इन राइस प्लांट्स। राइस प्लांट्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि इनकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये वाटर से अबव ही रहते हैं। रूट हेयर and root growth, initiate flowering in pineapple and mango, speed up fruit ripening in tomato and apple, and last one is promote female flower in cucumber. कुकुम्बर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे अगर फीमेल फ्लावर का नंबर ज़्यादा हो तो उसकी ईल्ड भी बढ़ जाती है, क्योंकि फीमेल फ्लावर से ही फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी पॉइंट्स भी मैंने लिखे हैं। इसकी डिस्कवरी में साइंटिस्ट कजिन्स जो है इन्होंने कंफर्म किया था रिलीज ऑफ अ वॉलेटाइल गैस फ्रॉम राइपन फ्रूट दैट आर बनानास। और जो डिस्कवरी में डिमिट्री नल्जुम्बो जो है उन्होंने इसकी 1901 में इसकी की थी एज ए पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और आर गेन ने आइडेंटिफाई किया था एज ए फर्स्ट गैसियस पीजीआर इन 1934। नाउ the last hormone, that is abscisic acid, the only one plant growth inhibitor। तो इसकी डिस्कवरी मिड 1960s में की गई थी। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस की गई थी जिसमें इसको प्योरीफाई उन्होंने अलग अलग से किया था, और 3 जो है इनहिबिटर उन्होंने जो है डिस्कवर किए थे, इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन। बाद में जब उनके स्ट्रक्चर को देखा गया तो तीनों जो है सेम थे, तो उसके बाद इनको नाम दिया गया इसको एब्सिसिक एसिड, ABA शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं। अब फंक्शंस देख लेते हैं, इफेक्ट्स देख लेते हैं। इसके मोस्ट ऑफ द इफेक्ट्स आर दीज आर एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड के जो फंक्शंस हैं उनसे एंटागोनिस्टिक इसके फंक्शंस हैं। तो मेन फंक्शन इसका है रेगुलेशन ऑफ एब्सिशन एंड डोरमेंसी। एब्सिशन और डोरमेंसी को रेगुलेट करता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर एब्सिशन और नहीं हो तो ओल्ड लीव्स भी जो है प्लांट के ऊपर ही रहेंगे। ओल्ड लीव्स का रिमूव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो शेयर करते रहते हैं न्यूट्रिएंट विद द यंग लीव्स, और उनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए भी उनका शेड ऑफ होना ज़रूरी होता है। और जब फ्रूट राइपनिंग के बाद ये नेचुरल प्रोसेस है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो भी शेड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, प्लांट से सेपरेट हो जाते हैं, तो वो ज़रूरी है। और डोरमेंसी की बात करें तो सीड्स में डोरमेंसी की वजह से ही उनको हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज कर सकते हैं उनकी। नेक्स्ट, इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म। सीड्स में भी ये क्या करते हैं, क्योंकि सीड्स जैसे जैसे सीड्स राइप होते हैं तो वो डोरमेंट कंडीशन में जाते हैं, तो उनमें वाटर का कंटेंट कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नेक्स्ट, सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट, टॉलरेंस टू स्ट्रेस बाय। अब मान लो वाटर स्ट्रेस है किसी जगह पे, तो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, तो इसी वजह से इनको स्ट्रेस हार्मोन, बेसिकली स्ट्रेस मैनेजिंग हार्मोन इनको कहा जा सकता है, बट स्ट्रेस हार्मोन इनको कहा जाता है। नेक्स्ट, सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन, डोरमेंसी, ये सब इनको प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से सीड है वो उसको डेसिकेशन नहीं हो पाता, वो किसी तरह की कंडीशन को भी पास कर सकता है। तो दीज आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ एब्सिसिक एसिड। नाउ लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट सम मेन components which affect plant growth and development. What are the 3 main component? PGR, that are hormones, plant growth hormones or growth regulators.
जीनोमिक कंट्रोल एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। व्हाट आर पीजीआर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो इंटरनल कंट्रोल करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। जीनोमिक कंट्रोल मीन डीएनए, जो उस प्लांट के अंदर की जीन्स है वो कंट्रोल करती हैं उसकी ग्रोथ को काफ़ी मेनली। उसके ऊपर इन दोनों का इफेक्ट होता है। ये दोनों एक्सट्रिंसिक और पीजीआर इसको कंट्रोल करते हैं, ये तो है। लेकिन इसका इफेक्ट तब होगा जब पीजीआर भी होगा और एक्सटर्नल जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो भी नॉर्मल होंगे। तो ये जीन्स के लिए करता है कि मान लो आपके पास हाइब्रिड वैरायटी है तो उसमें हॉर्मोन्स भी प्रॉपर होने चाहिए और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी वहाँ पे सुटेबल होने चाहिए, तभी वो अपना इफेक्ट शो कर पाएगा। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो। तो ये तीनों मिलके ही प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स टेम्परेचर एंड लाइट डिस्कस करेंगे, किस तरह से वो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।